पढ़ रहे थे। और अध्याय के अंदर अपन ने पढ़ा था सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पर्यटन। पर्यटन के बाद कल मैंने शुरू किया था DUITC, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। ये शुरू किया था कल अपन ने। और इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बताई थी कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी व संचार में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया होगा राज्य संपर्क पोर्टल, राज्य संपर्क पोर्टल, ठीक है। फिर बताया था जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल। फिर मैंने आपको बताया था फाइबर टू होम, फाइबर टू होम, फाइबर टू होम बताया था। और 3 करवाए थे और भी करवाए थे, GWMS करवाया था और UID आधार करवाया था। जन आधार सबसे लास्ट में चल रहा था अपना। बस यही था। चलो सुनो, देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि जो DUITC है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ये अपन के राजस्थान के अंदर बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च करता है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहला बात की राज्य संपर्क पोर्टल। देखो अगर आपको क्वेश्चन में दे कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया केंद्रीयकृत शिकायत निवारण तंत्र का नाम क्या है, निवारण तंत्र का नाम क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र। ऑप्शन दे आपको राज्य संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, GWMS या ऑप्शन दे फाइबर टू होम। आंसर क्या आएगा? राजस्थान संपर्क पोर्टल। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जितने भी नागरिक हैं वह अपनी शिकायतों को यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। और साथ साथ में अपन ने यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर की बात की थी 181, याद है? चलो फिर जन सूचना पोर्टल, मैंने आपको बताया था एक RTI आया था, RTI एक्ट 2005। उस RTI एक्ट 2005 के तहत जो राजस्थान की जनता है उनको पारदर्शी और सुलभ सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। लगभग 117 विभागों की कितनी योजनाएं थी? 344। ये डेटा आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा कोई योजना लॉन्च होगी तो उसकी जानकारी कहां पर आ जाएगी? जन सूचना पोर्टल पर। फाइबर टू होम, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अपन ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था, फाइबर टू होम, ठीक है। ग्राम पंचायत, राजकीय महिलाओं, महाविद्यालयों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। GWMS, ये GWMS की पहले मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, GIS, वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका काम क्या है? PWD द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, किसके द्वारा? PWD की फुल फॉर्म क्या थी? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। UID आधार, UID आधार मैंने आपको बताया था कि भारत में जो एक संस्था है UIDAI, ये क्या करती है? आधार का निर्माण करती है। और ये कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का, ठीक है। और सबसे लास्ट में करवा रहा था जन आधार, करवाया था जन आधार सूचना। ये जन आधार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके मेंस के हिसाब से, आपके प्री के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वह किससे बनते हैं? जन आधार से। सुनिए, जन आधार, पहले अगर मैं बात करूं इसके फैक्चुअल डेटा की, तो इसकी घोषणा हुई थी 2019-20 में, लेकिन इसको लागू किया गया 18 दिसंबर 2019। बात समझ में आ गई? अगली बात करता हूं, इस जन आधार में जो परिवार की मुखिया है, वह मुखिया कौन है? महिला। मुखिया है महिला। महिला की उम्र 18 से
ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो पुरुष है जिसकी उम्र 21 से ज्यादा है वह क्या होगा, परिवार का मुखिया। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर दो तरह के नंबर थे, एक तो था परिवार पहचान संख्या जो 10 अंकों का था, और एक था व्यक्तिगत पहचान संख्या पर्सनल जो 11 अंकों का था। ठीक है, ये परिवार पहचान संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या हो गई। अब दूसरी बात, ये जनाधार किसके कारण यूज आता है, पहचान के रूप में यूज होता है, पहचान के रूप में, और पते के प्रूफ के रूप में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई थी। अपन के राजस्थान के कितने % जनसंख्या का जन आधार बना हुआ है, 97% जनसंख्या का क्या बना हुआ है, जन आधार कार्ड। 97% जनसंख्या का जन आधार कार्ड बना हुआ है। अगली बात करते हैं अगर इसके उपयोग की, तो इसके उपयोग के अंदर यह है कि भाई अगर आपको नकद लाभ चाहिए या गैर नकदी लाभ चाहिए, अगर आपको कोई भी योजना का फायदा चाहिए तो आपको इस योजना का फायदा लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जन आधार। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है इसका उपयोग में, इससे क्या हुआ है, महिला सशक्तिकरण। इससे क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला इसका उपयोग और क्या हो सकता है कि जितने भी दोहरे लाभार्थी थे, या तो दोहरे लाभार्थी की बात कर लूं या फर्जी लाभार्थी की बात करूं, तो इस समस्या से अपन को क्या मिल गया, छुटकारा। तो ये जन आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जितनी बातें हैं वह सब आपको दिमाग के अंदर सेट रखनी है, पेपर में बहुत बार सीधे सीधे सवाल आ जाता है। ठीक है, अब देखो पहले बीजेपी की सरकार के समय भामाशाह कार्ड था, कांग्रेस ने भामाशाह कार्ड को कैंसिल करके क्या शुरू कर दिया, जन आधार कार्ड। अब वापस कौन सी सरकार है, बीजेपी। तो क्या बीजेपी अब जन आधार को कैंसिल करके फिर कोई नया कार्ड शुरू कर सकती है, कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो कांग्रेस सरकार था वो एक अधिनियम पहले से लेके आ गया, अब उसके लिए एक अधिनियम आ गया, अब ये सरकार चेंज नहीं कर सकती। सुनो, जनाधार के लिए कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, राजस्थान जनाधार अधिनियम 2020, ये पारित कर दिया राजस्थान के अंदर, राजस्थान जन आधार अधिनियम, और इसके तहत राजस्थान में जन आधार के लिए एक प्राधिकरण बना दिया, राजस्थान जनाधार प्राधिकरण। क्या बना दिया, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। अधिनियम कब पारित किया, 2020 में। इसके लिए नियम बनाए, जैसे मैंने आपको याद करो बायोफ्यूल बताया था, जैव ईंधन बताया था ना, तो जैव ईंधन के भी मैंने नियम बताए थे ना, उसी तरह इसके भी नियम बनाए, ये नियम, और इन नियमों को कब लागू किया, 4 अगस्त 2021। कब लागू किया, 4 अगस्त 2021। अधिनियम कब का है, 2020 का, और नियम लागू किए 4 अगस्त 2021। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी एक संस्था बनाई राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है आपके आयोजना विभाग। कौन सा है, आयोजना विभाग। ये इसका प्रशासनिक विभाग है, मतलब राज्य स्तर पर यह विभाग है जो जन आधार की मॉनिटरिंग करेगा। बात समझ में आ गई। जन आधार की मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य स्तर पर कौन सा विभाग है, आयोजना विभाग। फिर जिला स्तर पर मैंने बताया था कौन सा अधिकारी है, जिला कलेक्टर। जिला स्तर पर कौन सा अधिकारी है, जिला कलेक्टर, ये जिला कलेक्टर। और उपखंड लेवल पर कौन सा अधिकारी है, एसडीएम, उपखंड अधिकारी। ठीक है, सुनना अब सवाल किस तरह से आते हैं, मैं 2-3 सवाल बोल रहा हूं आपको। पहला पेपर में सवाल पूछेगा कि राजस्थान जन आधार योजना के लिए राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग कौन सा है, राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग कौन सा है, आंसर क्या आएगा, आयोजना विभाग। ठीक है, आपको सवाल पूछेगा कि राजस्थान जन आधार योजना के लिए राजस्थान जन आधार अधिनियम कब पारित किया गया, 2020। फिर पूछेगा राजस्थान जन आधार योजना के लिए राजस्थान जन आधार नियम कब पारित किए गए, 4 अगस्त 2021। अब देखो, जैसे एक मैंने योजना बताई थी ना आपको, मोक्ष कलश योजना बताई थी ना, मोक्ष कलश योजना में हरिद्वार अपन फूल लेकर जाते हैं, वहां पर विसर्जित करते हैं। एक तो होता है क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा था, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा था, परिवहन विभाग द्वारा, RSRTC बताया था ना। पर क्रियान्वयन कौन कर रहा है, कौन आपको लेकर जा रहा है हरिद्वार, RSRTC। लेकिन उस टिकट का पैसा कौन दे रही है, देवस्थान विभाग। दोनों बातें समझ में आई थी।
क्रियान्वयन किया जा रहा था RSRTC द्वारा, लेकिन जो बजट है वह दिया जा रहा था देवस्थान विभाग के द्वारा। अब सुनना, इसका जो पूरा का पूरा नियंत्रण है वह तो इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर आपको पूछ ले इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन ध्यान रखना RISL ये संस्था है। इस संस्था का नाम क्या है, RISL। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। R की फुल फॉर्म है राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड। तो ये इसकी कौन सी एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी है। सुनना ध्यान से, ये एक एक छोटे छोटे सवाल होते हैं जो प्री के अंदर आते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, RISL। ठीक है। अगर आपको पूछे कि प्रशासनिक विभाग कौन सा है, आयोजना विभाग। जिला स्तर पर कौन करता है, जिला कलेक्टर, और उपखंड लेवल पर कौन करता है, ST। ये पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई। तो ये लास्ट बातें थी, ये है इसका संरचनात्मक ढांचा। 4 पॉइंट लिखवाए थे ना, एक तो लिखवाया था फैक्ट, फिर लिखवाया था मैंने विशेषताएं, फिर लिखवाई थी मैंने उपयोग, और फिर मैंने लिखवाया था संरचनात्मक ढांचा। तो संरचनात्मक ढांचे के अंदर ये 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। समझ में आ गई बात। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, RISL। RISL की फुल फॉर्म क्या है, राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड। प्रशासनिक विभाग कौन सा है, आयोजना विभाग। जिला स्तर पर कौन करेगा, जिला कलेक्टर। उपखंड स्तर पर कौन करेगा, उपखंड अधिकारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां तक आपका जन आधार योजना जो पूरी होती है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब और बातें करता हूं। जैसे मैंने कल आपको और कौन कौन से काम है जो इसके द्वारा किए जाते हैं, तो मैंने कल आपको SSO के बारे में बता दिया था ना, सिंगल साइन ऑन बता दिया था। चलो फिर मैंने कल आपको E-साइन के बारे में बता दिया था, E-साइन बताया था ना। E-साइन क्या होता है, सुनो देखो, E-साइन क्या होता है कि एक होता है साइन मतलब हस्ताक्षर करना। अगर कोई लेटर मेरे पास आए तो अगर मैं अधिकारी हूं तो मैं उस पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करूंगा। लेकिन कल मैंने आपको एक E-फाइलिंग का सिस्टम बताया था ना। E-फाइलिंग क्या होती है, E-फाइलिंग के अंदर किसी भी कर्मचारी को किसी भी अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप SSO ID पर जाओ, SSO ID पर एक ऑप्शन होता है E-फाइल। आप E-फाइल पर जाइए, E-फाइल आप लोग चालू करो, वहां पर कोई भी काम करना है वो काम आप लोग करें। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आप अपने अधिकारी के पास भेज दें। अब अधिकारी कंप्यूटर पे कैसे साइन करेगा, तो उसके साइन है ना पहले ऑलरेडी उस कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, वो उस साइन पर जाएगा और अपने साइन लगा देगा, उसका एक OTP उसके फोन पर आएगा। ठीक है, आप लोग कई बार सर्टिफिकेट देखोगे ना, उन सर्टिफिकेट के अंदर है ना नीचे साइन नहीं करोगे तो यहाँ पर नीचे एक राइट का निशान दे रखा होता है। देखा, जो राइट का निशान दे रखा होता है ना, यहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो वो होता है E-साइन। समझ में आ गई बात। मैं आपको अभी ऑनलाइन बता दूंगा किस तरह से E-साइन होते हैं। ठीक है, ये E-साइन भी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा वीडियो कॉल, सुना है, वीडियो कॉल करते भी हो आप लोग, है हाँ, VC, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मैं वीडियो कॉल की बात करूं, आप लोग करते हो ना व्हाट्सएप से, वो वीडियो कॉल है। अब एक नया सिस्टम शुरू किया, वीडियो वॉल। वीडियो वॉल क्या होता है, वीडियो वॉल में मैंने कल आपको एक बताया था DBT के बारे में, याद है, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जैसे कोई भी योजना सरकार ने लॉन्च की, अब उस योजना का बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करते हैं सरकार। अब बोलेगी कि मैं एक साथ 1 करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त डालूंगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो एक बहुत बड़ी टीवी लगती है, इतनी बड़ी टीवी लगती है, उसमें प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाता है। ठीक है, सामने जनता बैठी होती है और वीडियो वॉल के माध्यम से प्रधानमंत्री है वो जनता को संबोधित करता है। वो कहता है कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त, ये बटन दबाया। ठीक है, इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, वीडियो। एक होता है वीडियो कॉल, कॉल तो आप लोग व्हाट्सएप पे करते हो, और ये वीडियो वॉल है ना, वॉल मतलब क्या होती है, दीवार। तो दीवार पर एक बहुत बड़ा चित्र लगाकर अपन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। इसको नाम दिया एक वीडियो। बात समझ में आ गई। ये भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा डेवलप है। एक आप लोगों ने देखा होगा ई-मित्र। ई-मित्र जानते हो सब लोग, हाँ। ई-मित्र की शुरुआत भी राजस्थान से हुई और धीरे धीरे पूरे भारत में ई-मित्र को अपनाया गया। ई-मित्र आप लोग आजकल कोई भी काम करवा लो,
सब किसके माध्यम से होता है? ई मित्र। और मैं बोलता हूँ आज की तारीख में सबसे सफल व्यापार भी कौन सा है? ई मित्र। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ चाहिए नहीं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास नेट का कनेक्शन है तो आप मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये में एक व्यापार शुरू कर सकते हो। और ये व्यापार ऐसा है जो आप कहीं पर भी शुरू करोगे आपका व्यापार चलेगा। क्योंकि आजकल लाइट का बिल भरना है तो भी अपन ई मित्र वालों के पास जाते हैं, पानी का बिल भरना है तो भी ई मित्र वालों के पास, कोई फॉर्म भरना है तो भी ई मित्र। और आजकल तो तरह तरह के फॉर्म हो गए, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है। ये सारे के सारे प्रमाण पत्र भरे जाते हैं किससे? ई मित्र से। ठीक है, तो ये ई मित्र की शुरुआत भी राजस्थान द्वारा की गई। एक सुनो, और एक आता है ई मित्र और एक है ई मित्र प्लस। एक है ई मित्र प्लस। ई मित्र प्लस क्या होता है? ई मित्र प्लस की मशीनें हैं, इन मशीनों को अपन ने ई मित्र पर लगा लिया। अब ई मित्र पर जाओगे ना तो वहां पर एक ऑपरेटर होता है जो आपका सारा का सारा काम करता है। ई मित्र प्लस का एक मशीन होती है, आप उन मशीनों पर जाओ। जैसे एटीएम किस तरह से है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो एटीएम में आप वहां पर कोई ऑपरेटर बैठा होता है क्या? नहीं, आप सीधा जाते हो, कार्ड डालते हो, पैसा चाहिए तो निकाल दिया, अगर जमा करवाना है तो जमा करवा दिया। पता है एटीएम से पैसा जमा भी होता है। हाँ ठीक है, तो उसी तरह से ई मित्र प्लस क्या है? ई मित्र प्लस मशीन है। आपको देखो छोटा मोटा कोई काम करना है, जैसे लाइट का बिल जमा करवाना है, या फिर आप लोगों को कोई दूसरा छोटा मोटा काम है, कोई रिजल्ट चेक करना है, कोई प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए सरकार ने एक मशीन बना दी ई मित्र प्लस। ये मैन रहित मशीन है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं बैठता है, आप खुद जाओ, कंप्यूटर का कीबोर्ड लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर काम कर सकते हो। उसका नाम दिया है ई मित्र प्लस। बात समझ में आ गई? आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक फोटोकॉपी की मशीनें भी आई हुई है बाजार के अंदर। ऑटोमेटिक फोटोकॉपी की मशीनों के अंदर क्या होता है, जैसे कभी रात को काम पड़ गया कि कल एग्जाम है, और अपन एग्जाम से एक दिन पहले जगते हैं कि कल मेरा जयपुर एग्जाम है, पशु परिचर का एडमिट कार्ड निकाला नहीं है ना, होता है ना, बिना एडमिट कार्ड तो एंट्री कौन देगा? तो अब रात को कहाँ जाए, दुकानें सारी बंद। तो कई कई जगह क्या है, बाड़मेर के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी शुरू हो गई है कि आपके पास क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। उस ऑटोमेटिक मशीन को आप लोग अपने फ़ोन के वाईफाई से जोड़ो, आपके फ़ोन के अंदर जो फाइल है उस फाइल को उस कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग प्रिंट दे सकते हो। आपका पेमेंट होगा, वह पेमेंट स्कैनर के माध्यम से कट जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, जैसे अगर आप बाजार में एक कॉपी करवाने जाते हो, पैसा कितना लेता है? 10 रुपये लेता है। 2 कॉपी करवाओगे तो थोड़ी सस्ती करेगा। अब आप उस ऑटोमेटिक फोटोकॉपी मशीन पर आप प्रिंट आउट करवाओगे ना, तो वहां पर पैसा फिक्स कर रखा है कि एक प्रिंट आउट का लगभग 1 रुपया। तो अगर आप 1 करवाओगे तो भी कितना देना है? 1 रुपया। अगर आप 1000 करवाओगे तो भी कितने देनी है? 1 रुपया। मतलब प्रति कॉपी 1 रुपया। बात समझ में आ रही है? ऐसा आपको 1000 रुपये देना है। तो ये सिस्टम होता है। ये ई मित्र प्लस भी क्या है? ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन है, आप लोग जाइए और यहाँ पर आप लोग काम करो। ठीक है, और क्या काम शुरू किया देखे, देखो एक शुरू किया RKCL। RKCL नाम सुना है? RKCL, RKCL नाम सुना है? नहीं, RSCIT वाला। RSCIT जो करवाता है ना, वह संस्था कौन सी है? RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, RKCL। अब RKCL का उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक युवाओं को कंप्यूटर का ज्ञान देना। कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए आजकल राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर RSCIT को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि प्रत्येक ऑफिसों में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है। इस वजह से बोल दिया कि जिसके पास RSCIT का कोर्स होगा वही फॉर्म भरने के लिए पात्र होगा। ये अनिवार्य कर दिया, क्योंकि अब सारा का सारा ई-फाइलिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर का सिस्टम हो गया। अब कोई बच्चा सिलेक्शन ले, उसके बाद बोले कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो तुमने जक मारने के लिए एडमिशन लिया है, नौकरी ली है। बात समझ मारिए। तो RKCL ये किसके लिए? कंप्यूटर नॉलेज के लिए। ये भी सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा शुरू किया गया। बात समझ आ रही है ना? चलो अब मैं एक बार आपको PPT के माध्यम से बताता हूँ कि कौन कौन से काम है जो शुरू हुए हैं। देखो इन दोनों को मैं बता दिया था। तीसरा ये भी हो गया था। देखो राजनेट वॉल और IP फोन, वॉल मैंने बता दिया ना, इंटरनेट वॉल या वीडियो वॉल होती है, उसी तरह से ये वॉल होती है। ठीक है, ये राजनेट वॉल नहीं है, ये राजनेट स्वान है। सुनो, देखो एक आपने पढ़ा होगा LAN, LAN पढ़ा है कभी? लोकल एरिया नेटवर्क।
है ना। आप लोग अपने फ़ोन का वाईफाई चालू करोगे ना, हॉटस्पॉट चालू करोगे, हॉटस्पॉट चालू करोगे तो वो एग्जाम्पल है लेन का। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र के अंदर आप लोग इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हो। एक आता है, ये तो लेन है, और एक आता है वेन। वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होगा कि आप एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करवाओ। जैसे कलेक्ट्रेट है, हमारे कलेक्ट्रेट के अंदर, कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा बहुत सारी ऑफिसें और है, तहसील है, एसडीएम है, एसपी ऑफिस है। तो इन सबको एक ही इंटरनेट के माध्यम से जोड़ रखा है। पूरी की पूरी ऑफिस एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है, और उस कनेक्शन का नाम है राजस्वान। क्या नाम है? राजस्वान। राज मतलब राजस्थान, एस का मतलब स्टेट, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ध्यान रखना, राजस्वान। ठीक है, वीडियो वॉल मैंने बता दिया, ई मित्र सेवा मैंने आपको बता दी। देखो राजस्थान सबसे पहले शुरू कब हुई थी? 2002 में। ई मित्र सेवा सबको पता, ई मित्र होता क्या है। ठीक है, राज ई साइन बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिक साइन होते हैं। ठीक है, ई संचार क्या होता है? देखो काफी बार है ना, आप लोगों ने ना ये नोटिस किया होगा कि आपके फोन पर एक साथ बल्क में मैसेज आते हैं। जैसे अगर बाड़मेर के अंदर कोई चक्रवाती तूफान आने वाला है, तो मौसम विभाग क्या करेगा कि सबके फोन पर एक मैसेज भेजेगा कि बाड़मेर में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, कृपया घरों में रहिए, पेड़ पौधों से दूर रहिए। तो ये सूचना जो एक साथ सभी नागरिकों को तक भेजी जाती है ना, वो सिस्टम क्या कहलाता है? ई संचार। या आप लोगों ने अभी सुना है कि तमिलनाडु के अंदर कराईकल और जो महाबलीपुरम है उसके मध्य एक चक्रवाती तूफान आया, फेंगल। क्या नाम था? फेंगल। तो ये चक्रवाती तूफान आने पर या कोई अन्य तरह की कोई दुर्घटना होने पर सबके मोबाइल पर एक तरह का मैसेज आता है। या फिर आप लोगों ने अभी चुनाव के समय देखा होगा, चुनाव के समय आप लोगों के पास एक मैसेज आया होगा कि जिनकी उम्र 18+ है तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाएं। नीचे लिखा होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ये क्या उसने आपको पर्सनल मैसेज किया है क्या? नहीं, उनके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, वो पूरी की पूरी लिस्ट पर एक साथ मैसेज आते हैं। इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ई संचार। बात समझ में आ गई? ये ई मित्र वापस आ गया। ठीक है, ई मित्र प्लस मैं आपको बता दूंगा, आई फैक्ट अभी छोड़ो। RKCL बता दिया, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया ना राजस्थान के अंदर जन आधार है, तो अब जन आधार है तो उसमें अपन का डेटा होता है। जैसे आप लोगों के फोन के अंदर आप लोगों की फोटोज होगी, ये आप लोगों का क्या है? डेटा। ये आप लोगों का डेटा आपके फोन के अंदर सुरक्षित है। ठीक है, अब काफी बार ऐसा होता है ना कि अपन ने बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक कर ली तो डेटा स्टोरेज फुल हो जाता है, होता है काफी बार। तो अब क्या होता है कि राजस्थान के इतने सारे नागरिक, और इतने सारे नागरिकों का सबका बायोमेट्रिक है ना, सबकी फिंगरप्रिंट है, सबका आइरिस स्कैन है आधार कार्ड के अंदर, जन आधार कार्ड के अंदर भी बायोमेट्रिक ले रखा है। तो ये क्या सरकार ने किसी एक फोन के अंदर इतना सारा डेटा रखा है? हार्ड डिस्क के अंदर रखा है? नहीं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं जहां पर लगभग मैं आपको बताऊं कई किलोमीटर के अंदर फैले हुए होते हैं, और उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी एशियां लगी होती ताकि उस डेटा सेंटर को ठंडा किया जा सके। राजस्थान के अंदर जितने भी डेटा सेंटर है उसका एक प्रमुख सेंटर है, वो बनाया गया जयपुर में। कहां पर बनाया गया है? जयपुर। तो अगर आपको सवाल पूछे राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर RSDC कहां पर स्थित है? जयपुर में। बात समझ में आ गई? जहां पर जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का क्या स्टोर किया गया है? डेटा, RSDC। ठीक है, चलो अगली बात करता हूं। अब देखो स्टार्टअप, सुनो स्टार्टअप के बारे में सब लोग जानते हो। स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी नया व्यापार शुरू करना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो सरकार चाहती है कि हम लोग आप लोगों को कौशल प्रशिक्षण दें, और कौशल प्रशिक्षण देकर आप लोगों को किसी न किसी तरह का व्यापार शुरू करवाएं, और इसको अपन बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर सरकार ने सबसे पहले एक पोर्टल शुरू किया, उस पोर्टल का नाम है आई स्टार्टअप पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है? आई स्टार्ट। देखो कितने पोर्टल पड़े? 3 पोर्टल। जन सूचना पोर्टल पर सूचना उपलब्ध होगी, किस अधिनियम के तहत? RTI। संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो, और आई स्टार्ट पोर्टल पर आप स्टार्टअप की जानकारी ले सकते हो। ठीक, आई स्टार्ट पोर्टल। ठीक है, अगला ध्यान रखना, स्टार्टअप में इनोवेशन करने के लिए, इनोवेशन का मतलब होता है अनुसंधान। स्टार्टअप में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 सेंटर खोले हैं। एक तो खोला जयपुर में, एक खोला जोधपुर में, और एक खोला है कोटा में।
3 जगह पर इनोवेशन हब खुले हैं, किसके तहत? स्टार्टअप के तहत। और तीसरी बात खोला है आई स्टार्ट नेस्ट। आई स्टार्ट नेस्ट के तहत जैसे मैं कोई स्टार्टअप खोलता हूँ तो मुझे स्टार्टअप के लिए तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, पैसा चाहिए या अन्य कोई तरह की सहायता चाहिए, तो वो सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी इन 4 सेंटर पर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। बात समझ में आ गई? तो स्टार्टअप के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए? तो पहला तो एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम है आई स्टार्ट नेस्ट। दूसरा इनोवेशन हब खोले 3, जयपुर, जोधपुर, कोटा। और 4 जगह पर क्या खोले? आई स्टार्ट नेस्ट के सेंटर खोले, जहां पर आप लोग प्रशिक्षण ले सकते हो और साथ में वित्तीय सहायता भी ले सकते हो। ठीक है, एसएसओ बता दिया, सिंगल साइन ऑन पूरा बता दिया मैंने आपको। राजकाज जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, अभी मैं आपको खोल के बताऊंगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक यहां तक क्लियर रखो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। मैं एक बार आपको एसएसओ आईडी खोल के दिखाते हैं जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा कि किस तरह से काम करती है एसएसओ आईडी। ठीक है, आप अभी ऐसा करो, ये लिखना शुरू करो राजनेट से, राजनेट स्वान और आईपी फोन। अच्छा, वो संरचनात्मक ढांचा लिखवाना है? हाँ, लिखो, इसमें लिखो आप संरचनात्मक ढांचे के अंदर। लिखिए, जन आधार के लिए, जन आधार के लिए, जन आधार के लिए, जन आधार के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, जन आधार के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 पारित किया गया। राजस्थान, इसमें नेट कनेक्ट करो तो नेट, हाँ, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020, जन आधार के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया। अधिनियम कब का है? 2020 का, और नाम है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। अगला पॉइंट में लिखना, 4 अगस्त 2021 को, 4 अगस्त 2021 को, 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार नियम लागू किए गए। 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार नियम लागू किए गए। 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार नियम लागू किए गए। ठीक है, तीसरा लिखो, जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी, जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी, जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी, जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी RISL है। जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी RISL, इसकी फुल फॉर्म लिख देना, राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड, राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड। जन आधार के लिए क्रियान्वयन एजेंसी RISL, राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड है। राजकोंप इन्फो सर्विस लिमिटेड है, ये ध्यान रखना, क्रियान्वयन एजेंसी के नाम से सवाल आएगा। ठीक है, अगर प्रशासनिक विभाग पूछे तो आयोजना विभाग। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, जन आधार के लिए राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग,
जन आधार के लिए राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग है। जन आधार के लिए राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग है। अगला, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी जन आधार योजना अधिकारी है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी जन आधार योजना अधिकारी है। जन आधार योजना अधिकारी है। नेट कनेक्ट करो ना सुबह। जन आधार योजना अधिकारी है। पीपीटी जानी नहीं चाहिए ना। ठीक है, हो गया ये पूरा का पूरा। क्या हो गया? संरचनात्मक ढांचा हो गया ना पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जन आधार है। इसको पूरे के पूरे अच्छी तरह से याद रखना, बार बार पढ़ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। पासवर्ड चेंज कर देंगे बाद में। या तो जाके चेंज करेगा, मुझे पता है। क्रोम खोलो। हो गया? क्रोम खोलना। एक से मैं इनको बता दूं, उसके बाद हटा के वापस जाना है ना। यहीं बैठना, बाद में चले जाना। किसमें आ जाएगी? बातें मत करो, है ना। अरे क्या हो रहा है ये? एक सेकंड रुको। हाँ, तुम लोगों को मजा आ रहा है? मैं तुम लोगों को समझाने के चक्कर में कर रहा हूँ ये।
ये क्या हो रहा है? कैप्चा तो सही लिख रहा हूं मैं। स्पेस नहीं होता है। तुम्हारी किस्मत में है नहीं आज, तुम्हारी किस्मत में है नहीं। आईडी रेडी रेड है। चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे। किसी की हो तो याद है, बोलो। MANISH पासवर्ड ये चेंज कर देना बाद में। 61 ये सही नहीं है या तो। नहीं हो रहा, छोड़ो, वापस लगा दो प्लीज। कल मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा फिर। नेट बंद किया वैसे ही चालू कर देते हैं। चलो ठीक है, ये जन आधार पूरा हो गया। अगला लिखो, ये ड्रॉ नहीं करना। अब लिखो राजनेट स्वान, सिर्फ एक ही लिखना, राजनेट स्वान लिखो। राजनेट स्वान SWAN और इसकी फुल फॉर्म लिखो। राजनेट स्वान SWAN, इसकी फुल फॉर्म लिखना राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें लिखो राजनेट स्वान। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें लिखिए इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए, ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखो, आपको अगर सवाल पूछे कि ग्राम पंचायत स्तर तक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई दो सुविधाएं कौन कौन सी है। ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई दो सुविधाएं कौन कौन सी है,
बताओ। एक तो मैंने बताया राजनेट स्वान, और एक है फाइबर टू होम। ये दोनों ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए शुरू किए गए। अगला लिखो वीडियो वॉल। अगला लिखो वीडियो वॉल। अगला सिर्फ लिखना वीडियो वॉल, आईपी फोन मत लिखना, वीडियो वॉल ही लिखना। और ये लाइन लिख लो, सरकारी योजनाओं समारोहों के ऑडियो व वीडियो के प्रसारण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में वीडियो वॉल की स्थापना करना। वीडियो वॉल सरकारी योजनाओं और समारोह के ऑडियो तथा वीडियो प्रसारण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में वीडियो वॉल की स्थापना करना। ठीक है, अब देखो सवाल इस पे मैं बना के बता रहा हूँ, सुनना। सरकारी योजनाओं के वीडियो तथा ऑडियो प्रसारण के लिए वीडियो वॉल की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर? पंचायत समिति स्तर। अब देखो यहाँ से ये सवाल पूछ लेते हैं, पंचायत समिति में किसकी स्थापना की जाएगी? वीडियो वॉल। अगला लिखो ई मित्र सेवा वितरण। ई मित्र सेवा वितरण, और ये लिख लो, इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और यह सबसे बड़ा एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। ई मित्र सेवा वितरण, ई मित्र सेवा वितरण शुरुआत कब हुई? 2002 में। और यह सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। तो बताते हैं अभी। देखो एकल का मतलब होता है एकमात्र। जैसे पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपको जन्म प्रमाण या मृत्यु प्रमाण या विवाह प्रमाण बनाना हो तो आपके पास एक ही रास्ता है, कौन सा? ई मित्र। एकीकृत का मतलब होता है कि सभी योजनाओं का स्थान वही है, एकीकृत। आपको अगर एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होगा, ई मित्र है। अगर आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा तो ई मित्र है। अगर कोई संशोधन करना होगा तो भी ई मित्र जाना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी के लिए आपके लिए एक स्थान की है, वह है ई मित्र। ठीक है, चलो अगला राज ई साइन लिखो। राज ई साइन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए लिखो। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मतलब ई फाइल, मैं नकल बताया था। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए राज ई साइन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर ई साइन करने के लिए राज ई साइन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए राज ई साइन का उपयोग किया जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? RISL की फुल फॉर्म राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। यह कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया गया। राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड।
RISL के माध्यम से राज ई साइन के कार्य को शुरू किया गया। हो गया। चलो अगला लिखो, ई संचार। अगला लिखो ई संचार। ई संचार किसके लिए? कि कोई भी नागरिक है या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, उसको SMS के माध्यम से सूचना पहुंचाने के लिए ई संचार का उपयोग किया जाता है। विभाग के अधिकारियों को या नागरिकों को SMS के माध्यम से सूचना पहुंचाना। लिख दिया ई संचार। अगली योजना है ई मित्र होम। ई मित्र होम। देखो एक बात बताइए मुझे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इन दोनों में फर्क क्या है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है पब्लिक में और प्राइवेट में? इन दोनों में क्या फर्क है? देखो मैं आपको मोटा मोटा फर्क बताऊं। पब्लिक काम करती है पैसा कमाने के लिए नहीं, जनता की भलाई के लिए, और प्राइवेट काम करेगी पैसा कमाने के लिए। अगर आप पब्लिक सेक्टर पर विश्वास करते हो तो आपको खुद जाना पड़ेगा सेवा तक, और अगर आप प्राइवेट में विश्वास करते हो तो सेवा खुद आपके घर तक आएगी। एग्जाम्पल दूं, अगर आपको सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाना है जहां पर आपको न तो दिखाने का पैसा लगता है न दवाई का पैसा लगता है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट पे भरोसा करते हो तो प्राइवेट वाला डॉक्टर अगर आप उसको एक बार आने के बाद घर पे आने के 2000 दे दोगे तो वो आपके घर पे भी आ जाएगा, चेकअप भी कर लेगा, दवाइयाँ भी आपको दे देगा, लेकिन वो उनके लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? पैसा। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसके लिए जनता को जाना पड़ता है। तो सरकार ने अब सुविधा शुरू की ई मित्र होम, मतलब अब ई मित्र की सुविधाएं आपके घर तक आएगी। पहले ई मित्र था 2002 में शुरू किया था, उसके अंदर जो जनता थी वह कहाँ जाती थी? ई मित्र के पास। अब क्या कर दिया ई मित्र होम, मतलब ई मित्र वाला कहाँ पे आएगा? आपके घर पे, और एक बहुत कम चार्जेस है वो चार्जेस रखे गए, उस चार्जेस के तहत काम किया जाएगा। ठीक है। क्या हो गया, फोन चला रहा है? चलो सुनो, ई मित्र होम। ठीक है। तो अब ई मित्र होम की शुरुआत, ई मित्र होम की शुरुआत कब की गई? 2021 में। कब की गई? 2021 में। और किन दो जिलों में की गई? जयपुर में और जोधपुर में। ई मित्र होम, ध्यान से सुनना, आपको सवाल पूछेगा ई मित्र होम की सुविधा किन जिलों में शुरू की गई? ऑप्शन देगा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। फिर नीचे ऑप्शन देगा केवल 1 और 2, फिर देगा 2 और 3, फिर देगा 1, 2, 3, 4, फिर देगा 3 और 4। आंसर आएगा आपका 1 और 2। बात समझ में आ गई? तो जयपुर और जोधपुर में ई मित्र होम की सुविधा शुरू की गई है। इसके अंदर जो ई मित्र की सुविधाएं हैं वो आपके घर तक आई। इस बार आपने अगर विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ पढ़ा हो तो विधानसभा चुनावों के अंदर पहले अपन क्या करते थे कि वोट देने जाते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसमें वरिष्ठ नागरिक अगर कोई है तो वह वोटिंग फ्रॉम होम कर सकता है। मतलब जो वोट करवाने वाले हैं ना, वो जनता के घर तक चले गए थे वोट करवाने के लिए। तो ये इस बार विधानसभा के अंदर हुआ। अब आजकल ये इस तरह की सुविधा शुरू हुई, ई मित्र होम, मतलब अब जो सर्विसेज होगी वो आपके घर तक आएगी। लिखो अगला, ई मित्र होम। तारीख ध्यान रखना, 19 दिसंबर 2021 से ई मित्र होम सर्विस शुरू की गई। ई मित्र होम 19 दिसंबर 2021 को ई मित्र होम सर्विसेज शुरू की गई। जयपुर और जोधपुर के 5 सेवाओं के साथ ई मित्र होम का शुभारंभ।
दो जिले ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर। इन दो जिलों में ई मित्र होम सुविधा का शुभारंभ किया गया। एक आज आप लोगों ने अगर अखबार पढ़ा हो तो एक दिवस बनाने की घोषणा की राजस्थान सरकार ने। कौन सा दिवस? प्रवासी राजस्थान दिवस। ठीक है, कब बनाया जाएगा? 10 दिसंबर। क्योंकि 10 दिसंबर कब था? कल। और कल उद्घाटन किसका हुआ था? राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट। तो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस बनाएंगे। अब प्रवासी राजस्थान का मतलब कुछ समझा सकता है क्या होता है? प्रवासी कौन है? तो उनके पास भारत की नागरिकता है कि नहीं है? नहीं है। प्रवासी का मतलब महात्मा गांधी कौन थे? प्रवासी थे ना। अपन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब बनाते हैं? 9 जनवरी, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे ना। तो प्रवासी क्या होता है? जनरली परिभाषा ये कहती है कि जो 180 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रह गया उसे अपन बोलते हैं प्रवासी। ऐसा नहीं नागरिकता खत्म कर दी, नहीं, नागरिक तो है लेकिन 180 दिन से ज्यादा भारत से बाहर है तो उसको अपन ने नाम दिया प्रवासी। और प्रवासी राजस्थान दिवस NRR होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के अंदर नहीं है, राजस्थान से बाहर चला गया, गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तो उनको वापस बुलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे, उनका आदर कदर करेंगे और बोलेंगे कि तुमने जो बाहर जाके पैसा कमाया है उसका कुछ राजस्थान के अंदर लगाओ, क्योंकि राजस्थान आपकी मातृभूमि है। तो अपन ने 10 दिसंबर को घोषणा की है कि अपन 10 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाएंगे? प्रवासी राजस्थान दिवस। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है 9 जनवरी। बात समझ में आ गई? एक बात और आज करंट अफेयर में थी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पढ़ा था? अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया है, वह भारत के उपराष्ट्रपति है। और ये भी बात आप लोगों को पता होगी कि राज्यसभा के इतिहास में या आज तक भारत के इतिहास में ये पहले उपराष्ट्रपति है जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया है। कैसे लाया जाता है? आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा? देखो, इनको करंट में रिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। आप लोगों ने अनुच्छेद 63 से पढ़ा होगा, उपराष्ट्रपति पढ़ा था? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में बोल रखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में बोल रखा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ये 63, 64, 65, 66, 66 में बोल रखा है इसका निर्वाचक मंडल लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य इसके चुनाव में वोट करेंगे। इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक बात और लिखी हुई आपने पढ़ी होगी, संकल्प प्रस्ताव पढ़ा था? संकल्प प्रस्ताव से माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। आज तक किसी के प्रति संकल्प प्रस्ताव आया नहीं है। इस बार पहली बार हुआ कि भारत के इतिहास में वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर लाया गया वह कौन है? जगदीप धनखड़। ये भी करंट का सवाल है। आपको सवाल पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया? अनुच्छेद 67। कौन सा? 67। अब ये कैसे पारित होगा? देखो, राज्यसभा के कुल सदस्य जितने भी हैं उनके बहुमत से राज्यसभा पारित कर दे, फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लोकसभा में जितने उपस्थित हैं उसके बहुमत से पारित कर दे। एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो। देखो, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 243। 243 का आधा कितना हो गया? लगभग 122। 122.5 हुआ। मैं +1 करके 123 कर दूं। अब ये राज्यसभा के अंदर आया अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अगर 123 लोगों ने हामी भर दी, 123 लोगों ने हामी भर दी तो ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा के बाद कहां जाएगा? लोकसभा में। सुनो, लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550। अभी कितने हैं? 543। मैं बोलता हूं जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उपस्थित होंगे 500 और 500 में से भी जिसने वोट किया वो होंगे 250।
तो 250 का आधा करो 225 प्लस 1। अगर लोकसभा के अंदर 125 प्लस 1 126। अगर 126 लोग बोल दे कि पारित कर दो तो ये लोकसभा से भी पारित हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। ये ध्यान रखना, ये करंट अफेयर में जो चीजें आती है ना उससे पढ़ना शुरू करो तुम लोग। ये करंट अखबार में बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी एक सवाल और मैं बताऊं आपको कि एक व्यक्ति था, उसका निधन हो गया। ये कर्नाटक के पूर्व सीएम थे के कृष्णा, और भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। आपको प्री के अंदर सवाल पूछेगा के कृष्णा जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे, उनका निधन हो गया। वे भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक। ये 3-4 सवाल आज के पेपर में महत्वपूर्ण थे, तो घर पे जाके है ना ये करंट अफेयर की चीजों को रिलेट करके पढ़ो। प्रवासी राजस्थानी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे तारीख पूछेगा 10 दिसंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो वापस आता हूँ। ई मित्र होम हो गया। ई मित्र होम के बाद अगली बात शुरू करता हूं मैं। ई मित्र प्लस लिखो, ई मित्र प्लस, ई मित्र प्लस। ई मित्र की 3 सेवाएं हो गई। एक तो ई मित्र हो गया, ई मित्र होम हो गया, और एक ई मित्र प्लस हो गया। लिखो देखो अपन के ये मशीनें कितनी लगी है? 14,891 पूरे राजस्थान के अंदर। और ये मशीनें कैसी है? मानव रहित। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो वहां पर कोई आदमी रहता है क्या? नहीं। उसी तरह की मशीन है। और उसमें से 14,891 ग्रामीण में कितनी लगी? 9,891। और शहरों में कितनी लगी? 5,000। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से ये काम कर सकते हो। ई मित्र सेवाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल ऑडिट, ये सब काम कर सकते हो। तो इसको ऐसा कैसा अपनी कॉपी के अंदर बना लो। टोटल मशीनें लगभग 14,000 लगी है, मानव रहित मशीनें। समझ में आ गई बात? ई मित्र प्लस, ई मित्र समझ में आ गया, ई मित्र प्लस समझ में आ गया, ई मित्र होम समझ में आ गया। ई मित्र होम की शुरुआत सबसे पहले किन जिलों में हुई? जयपुर और जोधपुर। अगला लिखो RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सा पीछे वाला? ये लिखना है? नहीं, नीचे वाला नहीं लिखना अभी। आई फैक्ट अभी तक समझा ही नहीं मैंने। RKCL जिसने लिख दिया वो अगला लिखो, RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
ये RKCL आपका RSCIT का कोर्स करवाता है। ये एक संस्था है, इसका नाम है RKCL। लिखो अगला RKCL। पहले तो फुल फॉर्म लिखना, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसका उद्देश्य है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाना। RKCL। अगला राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर, ये कहाँ पर है? जयपुर में। सीधा सीधा पॉइंट लिखो, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर। यहाँ पर डेटा को स्टोरेज किया गया है। आपको प्री के अंदर सवाल पूछेगा तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है, कहाँ पर है? जयपुर। और अगर अपन कोई फोटो डिलीट करते हैं अपन की गैलरी से, तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है, और अपन वहां से वापस रिकवर कर सकते हैं। उसी तरह से इस सेंटर का एक रिकवरी सेंटर बनाया है, इसको अपन बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी सेंटर, और ये कहाँ पर बनाया है? जोधपुर में। तो ये वाला पॉइंट मत लिखना, ये वाला पॉइंट सीधा लिखना कि इसी सेंटर का एक रिकवरी सेंटर है, वो कहाँ बना है? जोधपुर। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर तो कहाँ है? जयपुर। और राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर का डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ है? जोधपुर। डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर। RSDC का DR डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। अब अगली बात है राजस्थान स्टार्टअप। लिखो, राजस्थान ने स्टार्टअप के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए? राजस्थान स्टार्टअप। इसमें पहला पॉइंट लिखनी है राजस्थान स्टार्टअप में कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, लिखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट पोर्टल की शुरुआत की गई। आई स्टार्ट पोर्टल, आई स्टार्ट पोर्टल की शुरुआत की गई। आई स्टार्ट पोर्टल की शुरुआत की गई। ये यहां पर ब्रैकेट में एक शब्द लिखा हुआ है सिंगल विंडो, इसका मतलब समझते हो? मैंने पहले भी बताया था, सिंगल विंडो। एक ही प्लेटफॉर्म तो आपने हिंदी बता दी, सिंगल मतलब एक होता है, विंडो मतलब प्लेटफॉर्म। इसका लाभ क्या है सिंगल विंडो जहां पर भी लिखा होता है? हाँ, सारे काम एक ही जगह, मतलब अगर आप लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपको तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये सारी की सारी परमिशन अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलती है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट गोता नहीं खाना पड़ेगा, एक ही जगह पर सारा का सारा काम हो जाएगा। एक एग्जांपल और दूं, RS के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं? 22 सब्जेक्ट है ना। आप सोचो कि आपको 5 सब्जेक्ट के लिए संकल्प आना पड़े, 5 सब्जेक्ट के लिए IRA जाना पड़े, 5 सब्जेक्ट के लिए जोधपुर जाना पड़े, और अन्य 10 सब्जेक्ट के लिए कहीं और भटकना पड़े। और एक तरीका यह है कि आपको 22 के 22 सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाए। दोनों में से अच्छा कौन सा है? एक जगह मिल जाए। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी यही होता है। आजकल सरकार है ना, देखो एक समिट चल रहा है राजस्थान के अंदर, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट।
अपन जो मुख्यमंत्री है, जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, प्रत्येक देश का भ्रमण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या करो, पैसा निवेश करो। एक तो वो आदमी पैसा निवेश कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है राजस्थान के अंदर, और दूसरी जगह आप लोग अगर उसको प्रस्ताव के लिए, अनुमति के लिए दर दर भटकाओगे तो वो पैसा लगाएगा राजस्थान में? पैसा लगाने वाला क्या सोचता है कि मेरे पास अगर 5 करोड़ है और मैं राजस्थान के अंदर लगाना चाहता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे सारी की सारी सुविधाएं घर पे बैठे मिल जाए। इसी वजह से ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू होते हैं। बात समझ में आ गई? सारे के सारे प्रस्ताव, सारी की सारी अनुमतियां आपको हाथों हाथ पोर्टल पर अपलोड करने से ही मिल जाएगी। ठीक है, लिखो अगला, इनोवेशन हब। इनोवेशन हब 3 सेंटर ध्यान रखना, जहां पर भी 3 की चीजें आती है ना, वहां पर सवाल क्या बनेगा, राजस्थान स्टार्टअप योजना के तहत किस जिले में इनोवेशन हब नहीं बनाया गया है? 3 जगह पर है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। लिखो, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 जगह पर इनोवेशन हब बनाया गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा। फिर लिखो, आई स्टार्ट नेस्ट। आई स्टार्ट नेस्ट, ये 4 जगह पर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। उदयपुर में कितने रोपवे? 2 कौन कौन से? मनसापूर्ण, करणी माता और नीमच माता। मनसापूर्ण, करणी माता और नीमच माता। एक मुझे बताओ मैडम, आप बताइए, काजल शिखर माता रोपवे कहाँ है? काजल शिखर माता रोपवे सीकर। अन्नपूर्णा माता रोपवे? अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर। अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर। टोटल कितने रोपवे? टोटल कितने रोपवे राजस्थान के अंदर? 7 बताए थे। सबसे लंबा रोपवे और कौन सा बन रहा है? जयगढ़ से नारगढ़। कहां पर है? जयपुर में। ये सबसे लंबा रोपवे। याद करना इतनी बातें। राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज कितने हैं? 2। वागड़ पर्यटन सर्किट आप बताओ किन 2 जिलों के मध्य? बांसवाड़ा। आप बताओ महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? 100 करोड़। आप बताओ जो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट है इसमें कौन कौन सा स्थान है? उदयपुर और गोगुंदा और चावंड। ये सारे के सारे महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थान कहां पर है? महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में। सबसे कॉर्नर में आप बताओ कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1969 या 79? 1969 कि 1979? 79। 69 नहीं है, 79 है। और उसके 10 साल बाद आप बताओ 1989 में कौन सी समिति बनी थी? नहीं आए थे, मोहम्मद यूनुस खान समिति। मैडम आप बताइए मोहम्मद यूनुस खान समिति ने क्या सिफारिश दी? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पर्यटकों को कि पर्यटन को? पर्यटन को। किसका दर्जा दिया जाए? निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो ये समिति थी कौन सी? मोहम्मद यूनुस खान समिति। आप बताओ एक और, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी समिति बनी? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी समिति बनी? बताया था मैंने नाम क्लास के अंदर। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी समिति में आप बताओ कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए कौन सी समिति बनी? रामलुभाई जिलों के निर्माण के लिए थी। बताओ लड़कों में। जया, जया बिटिया नहीं, जया जेटली। जया जेटली, जया जेटली समिति बनी थी उसके लिए। ठीक है, चलो अगला लिखो, सिंगल साइन ऑन, एसएसओ।
SSO। नाम ही क्या है, सिंगल साइन ऑन। एक बार साइन इन करो, आपको विभिन्न एप्लीकेशनों का फायदा एक साथ मिल जाएगा, उसको अपन बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन। फिर अगला लिखना राजकाज। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अगर आप अपनी सेवा करते हो तो आपको विभिन्न तरह के अवकाश मिलते हैं, आपको विभिन्न तरह के लाभ मिलते हैं, तो वो सभी लाभ है, अवकाश है, आप लोग राजकाज के माध्यम से लेते हो। राजकाज, केंद्रीकृत आईटी प्ले। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? आईटी नहीं पता, पड़ोसी। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DOITC, पहले मैंने ये बताया ना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लिखो केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सबसे कॉर्नर में सबसे। राजस्थान के आईटी मंत्री कौन है? नहीं पता। आप बताओ। नहीं पता। आपके आगे वाला पड़ोसी? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कल बताया था मैंने कि युवा खेल मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? दया नहीं, दिया कुमारी। वो दया जेठालाल वाली है, दिया कुमारी। वो MLA कहां से है? विद्यानगर, जयपुर। लिख दिया ये राजकाज और सिंगल साइन ऑन भी क्लियर। अरे समझ में तो आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? अभी तो बोला नहीं आया, आ रहा है ना? ये चीजें थोड़ा इसमें प्री के अंदर भी सवाल बनेंगे और मेंस के अंदर भी सवाल बनेंगे। यहां से अगला सुनो। ये अभय, सुनना। यहां पर अभय क्या होता है? अभय का मतलब क्या होता है हिंदी में? जिसमें भय नहीं हो। अब पूरा जिला है, उस जिले के अंदर कब भय नहीं होगा? अपन के पूरे जिले के अंदर है ना CCTV कैमरा लगते है ना। आप लोग देखो, अभी नेपाली स्वेटर लेकर बैठे हैं, अभी ना तिब्बती, उसके सामने भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप किसी चौराहे पर जाओगे तो भी कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे क्यों लगे होते हैं? क्योंकि आजकल क्या होती है कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आजकल बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैमरे के माध्यम से अपन जो बदमाशी करने वाला है उसको अपन पकड़ सकें। अब बाड़मेर जिला इतना बड़ा है, अब इतने बड़े जिले के अंदर बहुत सारे कैमरे लगे हैं, तो ये कैमरे सिर्फ दिखाने के लगे हैं या फिर कोई इनको वॉच भी करता है? वॉच होता है। आप लोग अगर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो तहसील ऑफिस है उसके पास देखोगे ना, तो एक बहुत हाई टेक्निकल एक रूम बनाया हुआ है। उस रूम का नाम है अभय कमांड सेंटर। अभय कमांड सेंटर, ये पूरा का पूरा रूम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रोफेशनल जो पुलिस वाले होते हैं उनकी देख रेख में रहता है। ये पुलिस वाले इस जो बाड़मेर जिले के जितने भी कैमरे हैं उन सभी कैमरों को टीवी के ऊपर लगाया गया है और पुलिस वाले इन पूरे कैमरों पर पूरे टाइम नजर रखते रहते हैं। इस सेंटर का नाम क्या है? अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये देखो अपन के
राजस्थान के अंदर तो 26 जिलों में संचालित है और 7 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित है। बाड़मेर के अंदर भी है ये अभय कमांड सेंटर। ठीक है, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे आधारित सुरक्षा के लिए एकीकृत समाधान। अब मुझे बताओ, सीसीटीवी आपने नाम बहुत सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीटीवी की फुल फॉर्म शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट होता तो SCTV होता। शॉर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? SHORT होती है ना। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? CCTV है। आपने क्या बोला? क्लोज सर्किट। क्या बोला आपने? अच्छा, क्लोज बोला तो सही बोला इसमें। शॉर्ट सर्किट नहीं, क्लोज सर्किट। CLOSE क्लोज सर्किट, CRCUCIT क्लोज सर्किट। मैंने सुना शॉर्ट सर्किट बोला कि क्लोज सर्किट बोला? मैंने कहा शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है। ठीक है, और जीपीएस देखा? जीपीएस आपके फोन के अंदर भी होता है, जीपीएस होता है ना। जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, चलो सुनो आगे। और अगला है आरकेट। ये पेपर बहुत बार सवाल आया है कि आरकेट राजस्थान के किन जिलों में है। आरकेट राजस्थान के 2 जिलों में है, जयपुर और जोधपुर में। आर का मतलब था राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर मतलब क्या? राजीव गांधी। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि राजीव गांधी का जन्मदिन हुआ था 20 अगस्त को, हुआ था ना। और इस 20 अगस्त को अपन बनाते हैं सद्भावना दिवस। ठीक है, राजीव गांधी को देखो, जितना भी अगर एडवांस का नाम आता है ना, अपन इसका नाम हमेशा जोड़ते हैं राजीव गांधी के साथ। आपने ये अटल सेवा केंद्र सुना है ना? अटल सेवा केंद्र का नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र था। ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि देखो, ऐसा बोला जाता है कि एक बार राजीव गांधी है ना अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका गए हुए थे, वहां पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर कंप्यूटर देखा और कंप्यूटर उनको बहुत अच्छा लगा। तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर अच्छा लगा तो कंप्यूटर को कंधे पर डाला और कंधे पर डालकर भारत लेके आ गए। तो भारत, ये रियलिटी बात बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। तो भारत में जो वैज्ञानिक तरीका है या अन्वेषण का तरीका है, जो युवा सोच का तरीका है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? राजीव गांधी को। जब भी भारत में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान की बात होती है तो अपन उस नाम को जोड़ते किसके साथ? राजीव गांधी के साथ। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान के अंदर 2 जगह पर है, जयपुर में और जोधपुर में। 20 अगस्त को शुरुआत हुई, 20 अगस्त सद्भावना दिवस। ठीक है, और एक मेरे को बताओ कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब होता है? बताओ। 15 अगस्त कब होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, मैंने एक योजना बताई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 25 दिसंबर, जिसको अपन बनाता है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना याद है कि नहीं है? कि मैदानी क्षेत्रों के 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को, पहाड़ी क्षेत्र के 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को अपन क्या करेंगे? शहरों से जोड़ेंगे। तो वो सुशासन दिवस है। ये कौन सा दिवस है? सद्भावना दिवस। इसके अंदर क्या होगा कि राज्य के जो परास्नातक, मतलब जिन्होंने स्नातक कर रखी है, स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब जैसे PG कर रखी है, के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करना। तो इसमें बस 2 बातें ध्यान रखनी। आरकेट की शुरुआत पहले तो 20 अगस्त 2022 और किन किन जिलों में? जयपुर में और जोधपुर। ठीक है, ई मित्र प्लस की सुविधा 2 जिलों में, कौन कौन से? जयपुर में और जोधपुर में। ठीक है, अगर इनोवेशन हब पूछे 3 जिलों में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। ठीक है, अगर पूछे आई स्टार्ट नेक्स्ट पूछे 4 जिलों में, कौन कौन से? जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। बात समझ में आ रही है? लिखो अगला आरकेट, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में भी लिख देना। हाँ, अभय कमांड भी लिखना है ना आपको, तो पहले अभय कमांड लिख दो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय। जीपीएस की फुल फॉर्म पता नहीं है तो जीपीएस की फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं।
हो गया। तो देखो राजीव गांधी के नाम पर एक आरकेट और एक चीज और बता रहा हूं, एक और सेंटर स्थापित हुआ राजीव गांधी के नाम पर, उसका नाम रखा राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। एक तो आरकेट हो गया, आरकेट मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गई आरकेट। इसमें आरकेट में ना इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिख देना, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सरकार ने देखो ये राजीव गांधी है ना, अब सरकार ये राजीव गांधी का नाम चेंज करके कर लेगी आर से राजस्थान। अभी क्या है, आर से राजीव गांधी। बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार अब राजीव आर को राजीव गांधी से हटाकर क्या कर लेगी, आर से राजस्थान। अब नाम हो जाएगा राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। परास्नातक मतलब स्नातक के बाद। ठीक है, स्नातक मतलब हो गया जिसकी स्नातक चल रही है, इसकी उसको अपन बोलते हैं। एक तो होती है परसुइंग, मतलब जिसकी चल रही है अभी स्नातक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और एक परास्नातक मतलब ये हो गया जिसने स्नातक पूरी कर ली। स्नातकोत्तर होता है जो पीजी के अंदर है, ये इसके अलग अलग शब्द लिखे हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है, या जिसकी स्नातक पूरी हो चुकी है, या जिसकी पीजी पूरी हो चुकी है, तो उन सब के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये है आरकेट का प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, अब अगला लिखो राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। ये फिनटेक का मतलब समझ में आया किसी को? फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल का मतलब बैंकिंग सुविधाएं, और बैंकिंग सुविधाओं को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, फिनटेक। ये दे रखा होगा, ये बड़ा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां पर है, जोधपुर में। ये जिले ध्यान रखना, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान लिख लो। ये उद्देश्य क्या है, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना। बैंकिंग, वित्तीय और अन्य सेवाओं में जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर। ठीक है, चलो अब इसमें राज कैद में कुछ ध्यान रखना नहीं है आपको, वैसे यहाँ पर। अब देखो मैं 2-3 सवाल लिखवा रहा हूँ, उन सवालों को लिखो और उनके आंसर लिखने की कोशिश करो। पहला सवाल लिखो आप, लिखो राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा
देने के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। पहला सवाल ये है, राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, राजस्थान में कर्मचारियों की सेवा संबंधी, राजस्थान में कर्मचारियों की सेवा संबंधी कार्यों की सुविधा हेतु, सेवा संबंधी कार्यों की सुविधा हेतु शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? राजस्थान में कर्मचारियों की सेवा संबंधी सुविधाओं हेतु शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? पोर्टल का क्या नाम है? सवाल लिख दिया। तीसरा सवाल लिखो, तीसरा सवाल लिखिए, आई नेस्ट हब, आई स्टार्ट नेस्ट, ऐसे लिखो, आई स्टार्ट नेस्ट निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? आई स्टार्ट नेस्ट निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? पहला लिखो ऑप्शन जयपुर, बी लिखो भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर। लिखो तीनों सवालों के आंसर। चारों में है तो आंसर क्या लिखोगे? सभी जगह संचालित है। चार ऑप्शन मैंने ऐसे दिए जहां पर है, जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, बीकानेर में भी है और भरतपुर में भी है। आपने जयपुर टिक कर दी है ना? दूसरा सवाल का आंसर किसने किया है? ई संचार और राजकाज आएगा ना। ई संचार में एसएमएस की सुविधाएं आती है। मैंने क्या लिखा? सेवा संबंधी, तो राजकाज। पहले वाले सवाल का आंसर कौन लिखेगा?
बताओ, लिखा आपने? एक भी लाइन नहीं लिखी? लिखो फटाफट। आपने लिखा मैडम? लिखा? सबसे पीछे? हाँ, आप 3 बातें लिखाइए, 3 बातें भी लिख दो तो बहुत है। राजस्थान में स्टार्टअप को शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आई स्टार्ट पोर्टल की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा में इनोवेशन हब संचालित है तथा प्रशिक्षण और अन्य समस्याओं के लिए आई स्टार्ट नेस्ट राजस्थान के 4 जिलों में संचालित किए गए। इसमें भी आपके 20 शब्द हो जाएंगे। अभी लिखवाइए। चलो आप बताओ, राजस्थान में डिजिटल साइन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? एसएसओ, ई साइन, राज ई साइन। आप बताओ एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। ठीक है। आप बताओ कि ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए 2 प्रोग्राम थे, दोनों प्रोग्रामों के नाम बताओ। ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए 2 प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्रामों के नाम बताओ। राजस्वान और फाइबर टू होम। आप बताओ राजस्वान में स्वान की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वो है स्वान। जीपीएस की फुल फॉर्म आप बताइए। जीपीएस नहीं पता? पोजीशनिंग सिस्टम। आप बताओ कि जिले में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, संभाग स्तर पर जितने, इन सब पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस का एक रूम बनाया गया है, एक सेंटर बनाया गया। उस सेंटर का नाम अभय कमांड सेंटर। ठीक है, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखने की। अब सुनो आगे। ये अभी तक जो मैंने बातें बताई ना, वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग था। अगला जो है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा विभाग है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। सुनना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके अंदर अपन किसकी बात करोगे? विज्ञान की, साइंस की। साइंस के तहत आपको यहां पर 2 बातें बता रहा हूं। एक बात मैंने पहले बताई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक मैंने सेंटर का नाम लिया था, राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन केंद्र। बहुत बढ़िया। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है? जोधपुर। ये किसका हिस्सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। ठीक है, ये मैंने कब बताया था? सुदूर का मतलब होता है दूर से ही, और संवेदन का मतलब होता है संवेदन करना, पता लगाना। राजस्थान के अंदर कहां पर कौन सा खनिज है, किस तरह से उसका खनन होगा आदि, इन सब बातों का पता लगाने के लिए राजस्थान में एक राज्य सुदूर संवेदन केंद्र है। ये किसके अंडर में काम करता है? इसरो के अंडर में। किसके अंडर में? इसरो। इसरो की फुल फॉर्म बताइए। हाँ, आपने ऐसी की तैसी कर दी। बताओ पीछे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपके आरएस के अंदर साइंस एंड टेक के अंदर स्पेस का बहुत बड़ा पोर्शन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। एसआई के अंदर सवाल आया था प्री के अंदर। पहला ऑप्शन बता क्या दिया? 26 जनवरी 1969। फिर दिया 15 अगस्त 1969। बच्चे ये दोनों में कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र दिवस। तो बच्चों ने मैक्सिमम टिक किस पे किया? 26 जनवरी पर। आंसर क्या है?
15 अगस्त, ठीक है। तो इसी का एक हिस्सा है राज्य सुदूर संवेदन केंद्र। बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझना, एक मैंने है ना आपको सवाल लिखवाया था जीआई टैग का, है ना, वो अगर सवाल पढ़ोगे ना तो वहां पर एक शब्द लिखा है बौद्धिक संपदा के सुरक्षाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है, सुनो। बौद्धिक संपदा का मतलब हो गया कि ऐसी संपदा जो आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने मकान बनाया तो मकान मेरी बुद्धि से थोड़ी जुड़ा हुआ है, नहीं है। मेरे पास पट्टा है, वो अधिकार है कि ये मकान किसका है, मेरा। अब मैंने करंट अफेयर की कोई किताब लिखी, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, करंट अफेयर के फैक्ट निकाल निकाल किताब लिखी, मैडम को पसंद आई किताब और मैडम ने कॉपी कर दी, का की कर दिया, के का कर दिया और नीचे राइटर का नाम लिख दिया खुद का। मेहनत की किसने, मैंने, और नाम चिपका दिया मैडम ने। तो अब यार पता क्या चलेगा, अब ऐसा मैं तो कोई केस लगा नहीं सकता। अब मैं वहां पे लिखूंगा आर कैट राजस्थान में, जयपुर और जोधपुर में, तो ये बोलेगी कि सर ये थोड़ी है आर कैट, आपको कोई पता, पूरी दुनिया को पता आर कैट जयपुर और जोधपुर में। तो मेरी बौद्धिक संपदा खतरे में। बौद्धिक संपदा मतलब बुद्धि से जुड़ी हुई चीजें। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। अभी कोरोना चला, तो कोरोना के समय कोरोना की जो वैक्सीन थी ना, वो बहुत डिमांड पर थी। अब कोई एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उसने कोई वैक्सीन बनाई, बाजार के अंदर आई, ये भाई डॉक्टर था, इसने पता किया कि भाई उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है, पता करके इसने खुद की अपनी एक वैक्सीन निकाल दी। फॉर्मूला किसका चोरी किया, अमेरिका नहीं, सीरम का। किसका, सीरम इंस्टीट्यूट का। अब उसने इतनी मेहनत की, वैज्ञानिक अनुसंधान किया और उसने फॉर्मूला बनाया, और इस भाई ने 2 मिनट में कॉपी मारी और पैसा कमा लिया। ये गलत है कि नहीं है? तो इसकी वजह से सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया, और वह क्या, पेटेंट। क्या शुरू किया, पेटेंट। अपन के राजस्थान में, भारत में जो आपकी बौद्धिक संपदा है, इस बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोगों ने कॉपीराइट का नाम सुना है? एक बार क्या हुआ कि यूट्यूब पे क्लास लेता था पहले में, जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में कोई यूट्यूब पे क्लास लेते लेते समय कोई मैंने एक ऐसी बात बोल दी जो पहले यूट्यूब पे कहीं बोली गई थी। और यूट्यूब का जो फिल्टर सिस्टम इतना तगड़ा है कि अगर कहीं कोई बात बोली गई है, उसी के लिहाज में कोई बात और बोल दी, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने उस वीडियो का कॉपी पेस्ट मार दिया। तो उस चैनल पर, हमारे चैनल पर, संकल्प के चैनल पर क्या लग गया, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपने दूसरों का मैटर कॉपी किया। बात समझ में आई? कॉपीराइट का मतलब होता है कि मैंने कोई किताब लिखी, उस किताब की मैडम कॉपी नहीं मार सकती। आप देखना, जो अच्छी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जो बुक्स होती है ना, उसके अंदर देखना, उस पर लिखा होता है @ कॉपीराइट राइट्स, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सब आपकी किसके अधिकारों की सुरक्षा करती है, बौद्धिक अधिकारों। बौद्धिक मतलब बुद्धि से जुड़ी हुई अधिकारों। जीआई टैग बौद्धिक अधिकार की सुरक्षा नहीं करती, जीआई टैग तो कोई अधिकार है उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। अब अपन के राजस्थान के अंदर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करूं तो इसके विभाग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1983 में। मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र मैंने आपको बताया जोधपुर। अब राजस्थान के अंदर पेटेंट के लिए एक पेटेंट सूचना केंद्र बना, और ये परियोजना कब से शुरू है, 1998 से। अब देखो ये राजस्थान फाउंडेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान फाउंडेशन, मैंने अभी अभी बात की थी प्रवासी राजस्थानियों की, जो राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान के बाहर रहते हैं, तो उनके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अपन ने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम है राजस्थान फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी, 2002 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। कितनी महत्वपूर्ण संस्था है कि इसका अध्यक्ष कौन है, राजीविका का अध्यक्ष, BIP का अध्यक्ष, मुख्य सचिव। BIP मतलब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य सचिव। अब ये मुख्यमंत्री, अब ये एक नीति है, NRR नीति है। क्या नाम है, NRR, नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान नीति। ये कब आई है, 7 अक्टूबर 2022। ये नीति भी ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत सारी नीतियां करवाई है, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। अब एक नीति और करवा रहा हूं, कौन सी, NRR नीति। कब आई, 7 अक्टूबर 2022। सिलिकोसिस नीति कब आई थी, 3 अक्टूबर 2019।
ठीक है, वो सिलिकोसिस नीति थी। अब मुझे बताओ कि एक नीति मैंने करवाई थी एमएसएमई नीति, कब आई? 17 सितंबर 2022 एमएसएमई नीति, ठीक है। और ये है एनआरआर नीति 2022, तारीख कौन सी है? 7 अक्टूबर। एनआरआर मतलब जो नॉन रेजिडेंट, जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना, राजस्थान का विकास करना। इसके लिए देखो, ये राजस्थान फाउंडेशन समय समय पर बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फंक्शन आयोजित करता है। जैसे लास्ट टाइम इसने एक फंक्शन आयोजित किया था, चल मेरी ढोल की डमाकडम, ये एक फंक्शन आयोजित किया जिसके अंदर राजस्थान के जो बाहर के प्रवासी थे उनको बुलाया गया, उनको सम्मान दिया। और हमारे अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, हम 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाएंगे? प्रवासी राजस्थान दिवस। इसमें जो भी प्रवासी राजस्थानी है और राजस्थान के विकास में योगदान देगा, पैसे देगा, निवेश करेगा, तो हम लोग उसको सम्मानित करेंगे। बात समझ आई? तो ये प्रवासी राजस्थानी दिवस ध्यान रखना है। ये मुख्य 3 बातें हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ध्यान रखनी है। ये वाला सवाल लास्ट टाइम भी पूछा गया पेपर के अंदर, इस बार भी आ सकता है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। किसके अधीन कार्य करता है? इसरो। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। मुख्यालय का है बेंगलुरु को, है ना। सुनो, बेंगलुरु को अपन सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली वास्तव में है कहां पर? अमेरिका में। लेकिन अपन उसको एक उपमा देते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने वाला एक व्यक्ति था टी कृष्णा, जिसका निधन आज सुबह हो गया। और वो भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे टी कृष्णा, ठीक है। उन्होंने बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाया था। और बेंगलुरु को अपन स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर किसका मुख्यालय? इसरो का, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना। इसरो जिस डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है वह डिपार्टमेंट है अंतरिक्ष विभाग। कौन सा विभाग? अंतरिक्ष विभाग, जिसका मंत्री खुद प्रधानमंत्री होता है। तो ये अंतरिक्ष विभाग किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री के अंडर में, ठीक है। तभी आप लोग देखोगे लास्ट टाइम जब चंद्रयान मिशन 2 फेल हुआ था, तब प्रधानमंत्री खुद गए थे वहां पर इसरो। और उस समय अध्यक्ष थे के सिवान, और के सिवान के साथ उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वो के सिवान प्रधानमंत्री के कंधे पर मुंह रख के रोए थे, याद है? तो वो उनके जो प्रभारी मंत्री है ना, प्रभारी मंत्री होते प्रधानमंत्री, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। इसके अंदर कुछ बातें ऐड कर रहा हूं, वो आप लोग लिख लो साथ में ताकि याद रहेगी। यहाँ साइड में 2-3 बातें मैं इसरो के बारे में लिख रहा हूँ, वो भी लिख देना ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी इसरो के बारे में भी। ठीक है, लिख दोगे? ये आईपीआर क्या होता है? आईपीआर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, एक बताओ मुझे, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? वो बहुत बढ़िया, वो देहरादून में ना भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसने सही बताया, हैदराबाद में, और ये है राज्य सुदूर संवेदन केंद्र। सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर का है? उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद। ये इसरो के प्रमुख केंद्र है जो पता होने चाहिए। आप लोग ने अभी तक पढ़े नहीं है, इस वजह से याद होने की बात आती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे ना उस तरह से ये सारे के सारे सेंटर पता होने चाहिए। भारत में अंतरिक्ष का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई के होमी जागीर बाबा। परमाणु ऊर्जा का जनक है होमी जागीर बाबा, और अंतरिक्ष का जनक है विक्रम साराभाई। चलो ठीक है ना, अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करूंगा वापस। समझ में आ गया सबको? एक बार घर पे जाके वापस पढ़ना, कुछ सवाल और दूंगा तो उन सवालों को भी लिखना। ये वैसे मैं करंट अफेयर रोज के रोज है ना, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डलवा देता हूँ, जीके बाई मोहित सर। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो भले, जीके बाई मोहित सर। जैसे रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, मैं खुद जब पढ़ता हूँ तो साथ साथ में क्वेश्चन बना के मैं डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से अपडेट रह सकते हो करंट अफेयर के लिए। तो रोज के 4-5 क्वेश्चन पढ़ो वहाँ से और तैयारी करो वहाँ से।